आज के दौर में बीमार होना एक सामान्य बात है क्योंकि दोस्तों प्रदूषण, अनहेल्दी फूड, तनावपूर्ण जीवन शैली और अधिक काम कई गंभीर बीमारियों को आमंत्रित करते हैं जिनका इलाज कराना काफ़ी महंगा पड़ता है। ऐसे में अगर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो मेडिकल खर्च में लोगों की सारी सेविंग, एफडी और दोस्तों यहाँ तक घर तक बिक्री हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें एक अच्छा सा मेडिकल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए जिससे कि हमें ज़रूरत पड़ने पर पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। परंतु दोस्तों कुछ लोग मेडिकल प्लान लेते समय कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे कि बाद में उन्हें क्लेम करते समय उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इंश्योरेंस कंपनी के उन हिडन पॉइंट्स को जानेंगे जिनसे लोगों का क्लेम पास करने में दिक्कत होती है, जिससे लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, कंपनी क्लेम को रिजेक्ट करती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी इन्वेस्ट में। और हाँ दोस्तों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम एक फ्लोटर प्लान ले रहे हैं या एक इंडिविजुअल प्लान ले रहे हैं। फ्लोटर प्लान पूरे परिवार के लिए होता है और इंडिविजुअल प्लान खुद के लिए रहता है। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी हमें ये देखना होता है कि उस पॉलिसी में रूम रेंट कैप कितना है। रूम रेंट कैप से ही बाकी सारे खर्चे जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से ज़रूर समझ लें कि जब भी कोई मेडिकल पॉलिसी आप लेते हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि उसका रूम रेंट कैप कितना है। अगर सपोज करो आपने 5 लाख का मेडिकल का पॉलिसी लिया है तो रूम रेंट कैप हमेशा 1% रहता है। तो अगर 5 लाख तक की पॉलिसी है तो आपको 5,000 तक का रूम आपको मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो आप बीमार हो जाते हो और अचानक से आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है और वहाँ पे सपोज करो 5,000 तक का रूम आपको नहीं मिल के 10,000 रुपये तक का रूम आपको मिलता है, तो यहाँ आपका 50% जो है एक्स्ट्रा आपकी पॉकेट से देना पड़ेगा। अब ये केवल रूम के लिए नहीं देना। यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है, अगर मान लो सपोज करो आपको 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है तो यहाँ कंपनी आपको केवल 1 लाख रुपये ही देगी, आपको 2 लाख रुपये का क्लेम नहीं देगी क्योंकि आपने यहाँ पे रूम रेंट कैप को एक्सीड कर दिया है 50% से। तो 50% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जरूर देख लें कि रूम रेंट कैप क्या है। अगर उस पॉलिसी में रूम रेंट कैप ना हो तो सबसे अच्छी पॉलिसी रहेगी। अगला पॉइंट हमें देखना चाहिए कि उसमें सब लिमिट ऑफ डिजीज़ कितना है। सपोज करिए आपको हार्ट की बीमारी है और हार्ट के लिए उसमें मान लो 2 लाख रुपए का कैप दे रखा है। तो अगर हार्ट का बीमारी है तो आप 2 लाख रुपए तक ही क्लेम कर सकते हैं, भले ही आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, आपको केवल 2 लाख रुपए तक ही कंपनी क्लेम देगी। और अगर सपोज करो आपका सर्जरी वगैरह में या फिर किसी दूसरी चीज़ में खर्चा जो है 5 लाख या 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए जो भी आया है, 2 लाख रुपए से ऊपर जितना भी खर्चा होगा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो बेस्ट पॉलिसी वही रहेगी जिसमें सब लिमिट उस किसी भी डिजीज़ की या तो मैक्सिमम हो या तो ना हो। अगली चीज़ को हम देख लेते हैं दोस्तों कि उस पॉलिसी में कोपे नहीं रहना चाहिए। कोपे का मतलब ये रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके प्रीमियम में कुछ अपनी तरफ से वो इंक्लूड करती है और बाद में आपको क्लेम करते समय कुछ पैसा आपको अपनी पॉकेट से ही देना पड़ता है। तो कोपे आप ना लें। नेक्स्ट आप देख लें दोस्तों, आपकी पॉलिसी वो जोनल बेस्ड है या फिर पैन इंडिया बेस्ड है, क्योंकि जोनल बेस्ड में आपको किसी एक पर्टिकुलर जोन में इलाज कराने की अनुमति रहती है और पैन इंडिया में आप ऑल इंडिया में इलाज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जोनल में इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है और पैन इंडिया में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो पैन इंडिया आप लोगे तो थोड़ा सा प्रीमियम जरूर जाएगा आपको ज़्यादा, लेकिन आप ऑल इंडिया में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पैन इंडिया का ले लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कम प्रीमियम के चलते जोनल का इंश्योरेंस ले लेते हैं और मान लो किसी पर्टिकुलर सिटी में वो जहाँ रहते हैं और सपोज करो किसी बड़ी सिटी में वो रहते हैं और किसी दूसरी सिटी का वो जोनल का वो ये प्रीमियम ले लेते हैं, तो फिर उनको ऐसा रहता है कि क्लेम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप पैन इंडिया का ही प्रीफरेंस दें उसमें, क्योंकि ऑल इंडिया में आप ट्रीटमेंट कहीं भी ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगला आप ये भी देख लें कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का चार्ज उसमें इंक्लूड हो, क्योंकि दोस्तों ऐसा रहता है जब हम किसी में हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाते हैं तो उससे पहले कम से कम 10 या 20 दिन पहले से ही डॉक्टर हमारे को ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है। तो अगर हमको 10 या 20 दिन पहले से शुरू करता है तो 10-20 दिन का ये खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से ही हमको क्लेम होना चाहिए, हमारी पॉकेट से नहीं जाना चाहिए। और मान लो हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में, हम लोगों को ट्रीटमेंट होने के बाद में मान लो 20 से 30 दिन तक डॉक्टर फिर से कोई दवाई चलाता है, तो उस सबका ट्रीटमेंट भी हमको इसी पॉलिसी में मिलना चाहिए। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को भी आप देख लें कि उस पॉलिसी में इंक्लूड है। अगला है दोस्तों डे केयर कवर। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप हॉस्पिटल में पूरे एडमिट ज़्यादा टाइम तक नहीं होना चाहते हैं या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी है कि आपका दिन में ही ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आप अपना दिन में अपना ट्रीटमेंट करा के शाम तक घर वापस आ सकते हैं। तो ऐसा भी
पॉलिसी में रहता है, तो आप देख लें कि उसमें डे केयर कवर इंक्लूड हो। अगला आता है दोस्तों कॉस्मेटिक एंड आयुष ट्रीटमेंट। तो आप ये भी देख लें कि उस पॉलिसी में अगर आपको कॉस्मेटिक और आयुष ट्रीटमेंट चाहिए तो अपने हिसाब से आप देख लें, अगर उसमें है तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। अगला है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पॉलिसी में ये देख लें आप कि वेटिंग पीरियड मिनिमम होना चाहिए। वेटिंग पीरियड मिनिमम का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कैंसर हो गया या डायबिटीज़ हो गया, जैसे स्लो ग्रोइंग डिजीज़ होती हैं ये, तो स्लो ग्रोइंग डिजीज़ में क्या होता है कि इनमें कंपनी आपको वेटिंग पीरियड दे देती है 2 से 3 ईयर, या कोई कोई कंपनी 4 ईयर्स तक का वेटिंग पीरियड देती है। इसका मतलब ये है कि 3 साल तक वो प्रीमियम तो लेगी आपसे, लेकिन आपको ट्रीटमेंट उस दरमियान नहीं देगी। 3 साल के बाद ही आपको प्रीमियम ये ट्रीटमेंट देगी। तो आप 2 से 3 साल तक या 4 साल तक केवल वेट करेंगे, उसके बाद ही आप इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आप ये देख लें कि वेटिंग पीरियड जिस कंपनी का मिनिमम हो आप वही प्लान लें। अगला दोस्तों आता है नो क्लेम बोनस। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आप 2 से 3 साल तक आपकी पॉलिसी चल गई और आपने इसमें कोई भी ट्रीटमेंट 2 से 3 साल तक नहीं लिया है, तो अभी सपोज करिए 5 लाख की पॉलिसी थी आपकी, तो 5 लाख की पॉलिसी कंपनी क्या करती है, आपको फिर बोनस देती है। जैसे अगर मान लो 5 लाख की पॉलिसी है, अगर आपने 1 साल ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपका जो अमाउंट है 5 लाख से बढ़ा के 5.5 लाख अगले साल कर देगी, उससे अगले साल फिर 6 लाख कर देगी, क्योंकि समय के साथ में दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट महंगा होता जा रहा है। तो सपोज करिए आज जो बीमारियां 5 लाख में आप कवर करके बैठे हैं कि हाँ 5 लाख में हम 1 साल में अपना हिसाब किताब बना के बैठे हैं, आगे 2-3 साल में वो 6 से 8 लाख तक 10 लाख तक जाएंगी। तो ये धीरे धीरे करके आपका अमाउंट भी 5 लाख से ऊपर इंक्रीज होना चाहिए। अब इसमें कंपनी क्या करती है, आपको आपके प्रीमियम में कुछ बोनस दे देती है, तो उस बोनस को ना लेके आप नो क्लेम बोनस लें और आप यहाँ पे ये इंश्योर करें कि आपका ये जो अमाउंट है 5 लाख वाला, ये धीरे धीरे बढ़ के 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख तक जाना चाहिए समय के साथ में, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में फ़ायदा हो। अगला दोस्तों ये भी देख लें आप उस पॉलिसी में रिस्टोरेशन फैसिलिटी है कि नहीं। रिस्टोरेशन फैसिलिटी को आप ऐसे समझें कि जैसे मान लो 5 लाख की आपकी लिमिट है और आपके परिवार के किसी सदस्य ने मान लो 3 लाख रुपए उस साल में एडजस्ट कर लिए हैं, अगर कुछ ट्रीटमेंट लिया है तो, और उसी साल में किसी दूसरे परिवार के सदस्य को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे उसको 5 लाख की ही लिमिट मिल जाए पूरी की पूरी। ऐसा ना हो कि 5 में से कंपनी 3 लाख माइनस करे और 2 लाख की लिमिट दे। तो अगर रिस्टोरेशन फैसिलिटी होती है उस पॉलिसी में तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है दूसरे सदस्य को ज़्यादा कैश की ज़रूरत हो और हमने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पॉलिसी ली है, अगर हमको अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ गया तो फिर क्या मतलब रहा मेडिकल पॉलिसी लेने का। तो रिस्टोरेशन फैसिलिटी को भी दोस्तों आप देख लें। नेक्स्ट आता है दोस्तों टॉपअप और सुपर टॉपअप। इनमें से कोई एक तो आप अपनी पॉलिसी के साथ ज़रूर इंक्लूड करा लें। तो मैं कहूँगा आप टॉपअप इंक्लूड ना करा के सुपर टॉपअप इंक्लूड कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, इनको समझ भी लेते हैं कि टॉपअप और सुपर टॉपअप क्या रहते हैं। सपोज करो आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, अगर आपने टॉपअप लिया, मान लो 5 लाख का आपने टॉपअप ले लिया, तो इसमें ये रहता है कि 5 लाख से ऊपर जैसे ही आपका अमाउंट जाता है तो ये टॉपअप से फिर डिडक्ट होने लग जाता है, आपकी पॉकेट पे इसका बर्डन नहीं आता है। सपोज करो 5 लाख से ऊपर 6 या 7 लाख तक आपका ट्रीटमेंट गया तो ये टॉपअप से यहाँ पे कवर हो जाता है। अच्छा, मैं सुपर टॉपअप के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुपर टॉपअप में क्या रहता है, अगर मान लो उसी साल में आप दोबारा बीमार पड़ जाते हैं और आपने इस टॉपअप से 3 लाख की लिमिट को एग्जॉस्ट कर लिया है, तो आगे क्या रहेगा, अगर आपने टॉपअप लिया है तो आपको 2 लाख की लिमिट ही और बची है, वो भी कब, जब आपकी 5 लाख की बेस वैल्यू खत्म हो जाती है, उसके बाद ही टॉपअप और सुपर टॉपअप काम करते हैं। ये सुपर टॉपअप में क्या रहता है कि ये रिस्टोर हो जाता है और ये फिर से आपके लिए 5 लाख के लिए तैयार रहेगा। अगर मान लो उस साल में आप दोबारा बीमार पड़ते हैं और आप जो है 10 लाख से ऊपर जो है चला जाता है, आपका 5 लाख बेस वैल्यू है, 2-3 लाख पहले एडजस्ट कर चुके हैं आप, और आपका 10 से 12 लाख तक चला जाता है, तो सुपर टॉपअप में ये मेकअप हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों आप एक सुपर टॉपअप ज़रूर ले लें साथ में। हो सकता है कि प्रीमियम आपका मंथली 500-600 रुपये से बढ़ जाए, तो वो सबको ना देखें सस्ती पॉलिसी के चक्कर में। ये जितने पॉइंट बताए मैंने, इन सारे पॉइंटों को आप मिस ना कर दें। इन सारे पॉइंटों को देखने के बाद ही एक अच्छी पॉलिसी आप लें। उस पॉलिसी में कैशलेस की फैसिलिटी हो, आप ऐसा ज़रूर देख लें, क्योंकि कैशलेस आप नहीं देखते हो तो सपोज करो उस पॉलिसी ने जितने भी हॉस्पिटलों के साथ टाई अप किया है अपना, तो अगर उसने कैशलेस की फैसिलिटी है तो आप अपना ट्रीटमेंट करा के कैशलेस ही आ जाएंगे, आपको कोई भी कैश देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है आपको, तो पहले आपको हॉस्पिटल में कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा, बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी से कैश क्लेम करेंगे। तो ये सब झंझट वाली बात है दोस्तों। ये देख लें कि उस हॉस्पिटल में जितने भी हॉस्पिटल हैं उस पॉलिसी में वो सारे के सारे कैशलेस वाले हों, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारे बेनिफिट
आप देख लें कोई भी पॉलिसी लेते समय हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों एक तो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और ज़रूरी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम ये सारे पॉइंट देख लें जिससे कि हमें क्लेम करते समय कोई भी दिक्कत ना हो, इंश्योरेंस कंपनी कल को हमारा क्लेम फंसा ना दे। क्योंकि मेडिकल पॉलिसी हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कल को हमें ज़रूरत पड़े तो हम मेडिकल पॉलिसी से अपना मेडिकल को सिक्योर रखें। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस से रिगार्डिंग मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, सब कुछ बता दिया है। फिर भी आपकी तरफ से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप पूछ सकते हैं, और आपकी तरफ से भी कोई पॉइंट है इसमें इंक्लूड करने के लिए तो आप वो भी बता दें, जिससे कि कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो इस चैनल को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।